अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में कर रहे हैं एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन। इसका पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आज इसका है पार्ट 2। क्या है ये? पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने किया था कि स्कूल सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उनका एमरजेंस कैसे हुआ, तो कुछ उससे ही लिंक्ड है। आज हम हेडिंग वाइज चल रहे हैं कि एमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन फिलोसॉफिकली, कि दर्शन शास्त्र के हिसाब से हम इसको क्यों ले रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, कि किस सोच के हिसाब से हमने नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हिंदी इंग्लिश, उसको हमने किसके अंदर डाला था? लैंग्वेज के अंदर, तो हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो किस तरीके से किस चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये बात करेगी फिलॉसफी। कि दर्शन शास्त्र कहता है कि हिंदी पढ़ रहे हो इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसको आप कहाँ डाल दो? भाषा में डाल दो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक एंड्योर, कि इस चीज़ को हमने बांटा है, डिसिप्लिन को हमने क्रिएट किया, सब्जेक्ट क्रिएट किए, करिकुलम क्रिएट किए, वैसे ही कर दिए, लॉजिकली कुछ लॉजिक है उसके पीछे। लॉजिक है ना, लॉजिक है तभी वो क्या है? साइंटिफिक प्रयास है, एंड्योर है। कि ये नहीं है कि दिल में आया और चल दिए कर दिए, नहीं, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, उसको प्रूफ कर रखा है, उसके ऊपर एक ट्रैक बना रखा है, एक पाथ बना रखा है, जिसके ऊपर हम लोग चल के यहाँ तक पहुँच रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन्स, की क्या डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब हमने बात की थी सोशल साइंस है और साइंस है, कि क्या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं। कौन कौन से? ग्रेविटी होगी, सोलर सिस्टम हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वो सबसे लिंक्ड है। वो भाषा में भी आएगा, एनवायरनमेंट आपके वातावरण क्या है, आप उसको कैसे रख सकते हो, साइंस में भी आएगा, ह्यूमैनिटीज़ में भी आएगा। तो कंपैटिबिलिटी है कि सब आपस में जो है कहीं ना कहीं कोरिलेट हैं, मैच हो रहे हैं, अलग नहीं हैं। कि अगर हम एक डिसिप्लिन में कुछ सीखते हैं तो वो हमारे को कहीं और काम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज हमने डिवाइड करनी है वो किस हिसाब से करनी है, वो हमारे पास लॉजिक है या नहीं है। आप लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक होके आए हो, क्या आपने डिसिप्लिन्स को डिवाइड करके देखा है कि क्या कहीं पर कोई कमी लगी है? कि कहीं पर आप कहते थे इस टॉपिक को तो हिंदी में होना चाहिए था, मैथ्स का टॉपिक साइंस में नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी कुछ लगा है? नहीं ना। कि जितनी स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी स्कीम्स हम लोगों ने फॉलो की हैं, कि जो डिवीज़न है नॉलेज का वो प्रॉपर वे में हुआ है, कि उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं और फिलोसॉफिकल रीजंस भी हैं। उसके बाद है रैपिड प्रोफिलेशन हो रहा है, कि उसको हम रैपिडली प्रसार भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने एक चीज़ इन्वेंट कर ली, उसको हमने अपने पास रख लिया। अभी हम ओला का एग्जांपल ले रहे थे, क्या हमने उस थॉट को अपने पास रिजर्व रख लिया? रखा नहीं ना। सबको पता है ना कि उसकी क्या स्कीम थी, किस स्कीम पे उसने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, ठीक है। कि क्या उसके बाद कोई और सक्सेस हुआ? बहुत सारी ऐप्स बनी हैं, अलग अलग फील्ड में बनी है, कि जो सिर्फ एक माइंड एक थॉट से शुरू होकर उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। कैसे हुआ? कि निरंतर उस चीज़ का प्रसार ही हो रहा है, कि उसको हमने एक बंद में नहीं रखा, उसको हमने ओपनली एक्सपेंड भी किया हुआ है। उसके बाद है एक्वायर न्यू नॉलेज। कोई भी डिसिप्लिन आपको ये नहीं कहेगा कि आप नई नॉलेज मत लो, आपको डेली नई से नया नॉलेज जो है वो एक्वायर होएगी। चाहे आप हिंदी पढ़ोगे उससे भी आपको नया ज्ञान मिलेगा, अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हो तो उससे भी आपको नया ज्ञान मिलेगा। डिसिप्लिन का मतलब ही क्या है कि आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं डिसिप्लिन की, उसकी क्वालिटी यही होती है कि उसके अंदर
रिसर्च की ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए, कि जिस सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च की ऑप्शन नहीं है, कि उसके अंदर हम नया ज्ञान नहीं डाल सकते, तो उसको हम डिसिप्लिन बोलते ही नहीं हैं। डिसिप्लिन बोलेंगे किसको, कि जिस सब्जेक्ट के अंदर नयापन आने की कैपेसिटी है, जिसके अंदर नया ज्ञान लेने की कैपेसिटी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन। इसके ऊपर डेली रिसर्च होती है, कितने रिसर्चर्स बैठे हैं कि जो काम ही यही कर रहे हैं। अब मैं एक वर्ड बोल रही हूँ रिसर्च, उसका मीनिंग क्या है, शोध, हिंदी होगी वो तो उसकी, शोध क्या है, सर्च की हुई चीज़ को हम वापस से खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे हैं, ताकि उसके अंदर हम कुछ नया ज्ञान ऐड कर सकें। एक चीज़ तो खोज ही ली है, दोबारा खोजने की क्या ज़रूरत है, कि हो सकता है कि उस पर्सन से कोई चीज़ छूट गई हो, या उसकी चीज़ को दोबारा से अपडेट करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन। कि जहाँ पर रिसर्च की ऑप्शन अवेलेबल है, कि जिस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नयापन लाने की गुंजाइश नहीं है, तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट ही बन के रह जाएगा, वो डिसिप्लिन बनकर नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसकी फिलॉसफी थी। सोशियोलॉजिकल क्या कहता है, कि टोटलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमने कहाँ रहना है, समाज में रहना है। किसके ऊपर स्टडी हो रही है, ह्यूमन। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, ह्यूमन्स पढ़ रहे हैं। पढ़ा कौन रहा है, इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना कौन रहा है, तो सब किसके अराउंड है, समाज और सामाजिक प्राणियों के अराउंड चलता है। उसके बाद है प्रोफेशनलाइजेशन। ये क्या है, कि आप किसी भी डिसिप्लिन को एक प्रोफेशन के रूप में भी अपना सकते हो। अब आप लोग क्या बनने वाले हो, टीचर, तो वो क्या है, एक प्रोफेशन। एक एजुकेशन क्या है, एक डिसिप्लिन है, और उसके अंदर आप क्या बनोगे, टीचर्स। टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है। क्या वो वैलिड है, क्या वो वैलिड प्रोफेशन है, ठीक है। तो डिसिप्लिन क्या कहता है, कि प्रोफेशन भी अडॉप्ट करो और वो वैलिड भी होगा। कि किसी भी, अब एक डिसिप्लिन आ रहा है कि साइंटिफिक या डॉक्टर बनना है, कि क्या डॉक्टर की पढ़ाई करके आप कोई प्रोफेशन अपना नहीं सकते। अगर आप MBBS कर रहे हो, तो आप कोई प्रोफेशन अपना सकते हो। क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर किस स्पेसिफिक चीज़ का बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने MBBS में स्ट्रीम क्या ली है, क्या वो वैलिड था। क्या कोई बिना पढ़े लिखे MBBS बन सकता है, जो किसी यूनिवर्सिटी में ना गया हो, किसी स्कूल में ना गया हो, और आप उसको डॉक्टर बोल दो, आप उससे दवाई ले लो, नहीं ना। तो डिसिप्लिन क्या कहता है, कि प्रोफेशन भी मिलेगा आपको और उसकी वैलिडिटी भी मिलेगी, आपको स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जब भी आप कोई एग्ज़ाम पास करते हो, आपके नाम से एक कार्ड आता है कि फलाना फलाना क्वालिफाई, इतने मार्क्स आए हैं, आता है ना। तो वो क्या चीज़ है, दैट इज़ वैलिडेशन। कि अगर उस कार्ड के ऊपर आपका नाम नहीं होगा, तो आप खुद भी नहीं कह सकते कि मैंने ये चीज़ पास कर रखी है, क्योंकि हम क्या मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, खाली नॉलेज भी काम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, बट प्रूफ ना होने की वजह से वो इतने कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, रूल्स। कि हर एक प्रोफेशन को एक मर्यादा दे रखी है, लिमिटेशन दे रखी है। ठीक है, तो उन एथिक्स का आपको वहाँ पर पालन करना ही करना है। उसके बाद मेन पावर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स एक नया वर्ड आया है, इसको हम बोलते हैं गुट, स्पेलिंग गलत नहीं है, इसको हम बोलते हैं गुट। कि एक कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोशली क्या होगा, कि अब आप टीचर हो, यहाँ पे आप सबका एक सेम इंटरेस्ट है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, क्या, टू बी अ टीचर। तभी आप लोग यहाँ इकट्ठे हो ना, नहीं तो आप कहीं कहीं और होते। तो यहाँ इकट्ठा होने का मतलब क्या है, कि हम सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है। उसके बाद ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। कि काम हमें करना है, ट्रेंड है, काम करना पड़ेगा ना। तो बच्चों के लिए क्या काम दे रखा है, पढ़ाई। ठीक है, सोसाइटी का बनाया हुआ ट्रेंड है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे। ठीक है,
ये भी एक तरह का मिथ है, इसके ऊपर भी कभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोग होते हैं या नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अब पॉलिटिक्स की। अब सबसे पहला वर्ड आ रहा है हमारे पास जेंडर इक्वालिटी। क्या होती है? कि जेंडर के हिसाब से हमने किसी को इन्फीरियर किसी को सुपीरियर हमने नहीं कहना, कि चाहे आइदर हम मेल हैं और फीमेल है, हमारे पास सेम कैपेसिटी है और हम सेम। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि आज अगर आप सेंसस देखते हो हरियाणा की, तो फीमेल की रेशो मेल की रेशो से बढ़ चुकी है। जो लास्ट डिकेड में क्या था, 900 लड़कियों के ऊपर 1000 लड़के थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को मरवा दिया जाता था या ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया है कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बहुत सारी बुक्स छपी हैं, पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि आज हरियाणा में 1027 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं, कि 27% इंक्रीज़ हो चुकी है जेंडर की रेशो। ठीक है, किस लिए? कि पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कि आज से नहीं कुछ टाइम पहले से, ताकि जो आप जैसे बच्चे हैं कि इस चीज़ को समझ सकें और इस चीज़ को कर सकें। ठीक है, टेस्टिंग भी बंद हो गई है, टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये क्या सब कुछ है, पॉलिटिकल है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एंड डेवलप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो वो सेंट्रली और लोकली और रीजनली अलग अलग चलती हैं। वो मैन पावर के लिए चलती हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए चलती हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ना बनाती तो हो सकता था कि आज भी रेशो जो है वो कम होती। जेंडर फीमेल्स को इन्फीरियर समझा जाता है और उनको मार दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ के हिसाब से अब एक पॉलिसीज़ कौन सी हैं, सब पढ़े, सब जो SSA की है कि 9 to 14 कंपलसरी एजुकेशन, सुनी है किसी ने? 9 to 14 कंपलसरी एजुकेशन क्या है वो? कंपलसरी एजुकेशन क्या चीज़ है? फ्री। किसकी स्कीम है ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर ये स्कीम ना बनती तो बहुत सारे बच्चे सड़कों पे ऐसे रुल रहे होते। अब पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हैं कि फ्री ही पढ़ाना है, कि चलो आप पैसे नहीं लगा सकते, एटलीस्ट 14 ईयर तक अपने बच्चों को आप पढ़ा दो। तो वहाँ पर वो क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हेल्प कर रही हैं कि लोग पढ़ पाएँ। ठीक है, कुछ टाइम में मिड डे मील आया था। मिड डे मील क्या था? मिड डे मील गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 14 ईयर तक अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, पेरेंट्स के ऊपर खाने का भी बोझ ना पड़े, कि वो एक टाइम भरपेट न्यूट्रिशन वाला खाना भी वो वहाँ पर खा सके। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हमें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि हम लोग पढ़ें, डिसिप्लिन के अंदर आएँ और हम कोई ना कोई चीज़ जो है इन्वेंट करें। देन आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिसीज़। बहुत सारी हमारी देश की नहीं, विदेशी पॉलिसीज़ भी हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। क्या आप लोगों ने कभी सुना है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम? कि स्टूडेंट्स, अभी कहोगे हाँ सुना है। क्या हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं ना। हम लोग बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, बाहर से लोग कम अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज हो रहे हैं। ये प्रोग्राम क्या है कि अगर किसी के पास माइंड है, मनी है, तो अगर वो किसी और देश की एजुकेशन को ले सकता है तो ले लो। ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने बच्चों के लिए अपनी जो है बाउंड्रीज़ ओपन कर दी हैं कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आप कैपेबल हो उस स्कूल की फ़ीस भरने के लिए, आपके पास मनी है, गो हैड, आप पढ़ सकते हो। साथ साथ गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, बैंक से आपको एजुकेशन लोन्स भी मिलते हैं। क्यों? ताकि आप पढ़ सको, समाज के लिए कुछ कर सको। क्लियर है? तो ये एमरजेंस था कि स्कूल और डिसिप्लिन कैसे और कहाँ से इसका एमरजेंस हुआ। होप कि आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।